नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज हम एक ऐसी चर्चा करने के लिए बैठे हैं जो कि स्वस्थ भादरा की राजनीति के ऊपर हम केंद्रित करना चाहेंगे। और आज इस चर्चा के लिए हमारे पास भाजपा के कुछ प्रतिनिधिगण बैठे हैं और मैं आपका परिचय उनसे करवा देता हूं। गोपाल कौशिक भाजपा के जिला महामंत्री हैं, हरिप्रकाश जी शर्मा हैं, वार्ड पार्षद हैं और प्रखर वक्ता भी भादरा में इन्हें हम मान सकते हैं। अनूप सिंह जी शेखावत है जो भाजपा के पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष भी है और एक शांत स्वभाव की बेहतरीन शख्सियत है, अघोषित प्रवक्ता भी भाजपा के हम इन्हें मान सकते हैं। तो दोस्तों, हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। जिस प्रकार से नगर पालिका के अनूप जी, मैं सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहूँगा। जिस प्रकार से अनूप यहाँ वर्तमान में नगर पालिका के चुनाव संपन्न हुए हैं और 22-18 से आजन बैतूल बानो जो है यहाँ चेयरमैन बनी है और दूसरी बार चेयरमैन बनी है। उनके कुरैशी परिवार में ये खुशियाँ लगभग चौथी बार आई है और परिवार में अगर रईसा बानो को भी परिवार का ही सदस्य मान ले तो 5वीं बार उनके परिवार में ये खुशियाँ जो है आई है। तो कितना आप कस्बे के हित के लिए ये जो चेयरमैन का चुनाव हुआ है वो मान सकते हैं, और बढ़िया चेयरमैन की परिभाषा क्या है और कैसा चेयरमैन भादरा को चाहिए था और जो मिला है वो पर्याप्त है क्या, इसके ऊपर थोड़े से आपके विचार जानना चाहूँगा। चूँकि आप भाजपा हैं के वो सदस्य हैं तो भाजपा के हिसाब से देंगे। मैं चाहता हूँ कि कस्बे की जनता के हिसाब से ही आप सवाल का जवाब दें। देखिए, जो मिला है वो तो हम पिछले 10 सालों से देख रहे हैं जी। उससे कहीं बेहतर की उम्मीद थी जी कि कोई पढ़ा लिखा कार्य का जानकार, एक ऐसा चेहरा हो जिसमें काम करने की क्षमता हो, ऊर्जावान हो, जो पूरी भागदौड़ कर सके, मेहनत और लगन से कर सके। अब ये तो 2 कार्यकाल कांग्रेस के आप पहले देख चुके हैं जी। हाजी जी के परिवार से ही, हाजी जी खुद चेयरमैन रहे 5 साल तक जी। हाजी जी की भांजी चेयरमैन रही और अब इनको बनाया है। तो ये तो विकास तो वही होगा जो रीति चलती आ रही, उसी लाइन से चलेंगे। ये लीग से हटके काम थोड़ी करेंगे कोई। हम जो चाहते थे वो हुआ नहीं। हम तो ये चाहते थे भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने, लेकिन जनता ने जो चाहा संभवतः ये आप नहीं मान सकते भी, वो वही तो हुआ है। जनता ने चाहा, जनता ने भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखने वाले पार्षदों को चुनाव जिताकर भेजा। लेकिन जैसे जैसे ये जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है, लोभन प्रलोभन, आप जो भी मानो, जिस भी बहती हुई धारा के भाव में बह गए लोग, पार्षदगण बह गए। जनता क्या करे इसमें? जनता ने तो पूरा तैयार करके दिया था काका कि जाओ आपको विजय बनाते हैं और आप जो है आगे जाके भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाओ ताकि शहर का विकास हो सके। अनूप जी, आप वरिष्ठ भाजपाई है, मैं मानता हूँ इस बात को। आप एक प्रकार से प्रवक्ता की भूमिका भी निभाते हैं। भाजपा ने हार के ऊपर मंथन किया था क्या, और किया था तो उसमें क्या चीज़ निकल के आई जनता को, आप पहले तो ये बताइए। जाहिर सी बात है, लोभन प्रलोभन। कहीं ना कहीं धनबल से आप हार गए। भाई, धनबल से हार गए या यूं कहिए कि राज के दबाव में जो लोग थे, राज के साथ में जाना चाहते थे, वो राज के साथ चले गए। ये तो मानते हैं कि धनबल तो आपने भी उपयोग किया, धनबल का आपके खेमे ने भी उपयोग किया। देखिए, सारी बातें हैं पूर्णतः पैसे पर आधारित। तो हार का कारण क्या मानते हैं आप? हार का कारण है राज। जिसका राज है उसका आज है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राज के साथ रहना चाहते हैं। तो बलवान पूनिया की विधायक की रणनीतियों के आगे आपकी भाजपा धराशायी होगी, ये मानते हैं? नहीं, रणनीतियों के आगे नहीं हो। तो राज तो बलवान पूनिया का ही है, फिर राज के आगे आपकी नहीं सोच भी ऐसी है। कुछ लोभन प्रलोभन में चले गए, कुछ राज में चले गए। बहुत से कारण होते हैं जाने के। तो मतलब स्पष्ट रूप से आपने समीक्षा का सार तो नहीं बताया। मैं हरिप्रकाश जी से कुछ जानना चाहूँगा। हरिप्रकाश जी, आपका इस पे क्या मत है? अगर समीक्षा भाजपा ने की होगी तो उस समीक्षा में हार का कारण आप क्या मानते हैं? भाजपा की हार का कारण और बार बार मिल रही है, 21-19 से मिली, अब 22-18 से मिली, यही सिलसिला रहा तो फिर 16-24 से भी तैयार रहे आगे। जैसे अनूप सिंह जी ने कहा उस बात से भी मैं सहमत हूँ और मैं आपको स्पष्ट रूप से मैं मानता भी और कहना भी चाहता हूँ कि ये विचारधारा की तो कोई लड़ाई थी नहीं। यहाँ जो लड़ाई है वो तो धनबल की हो रही है, कौन ज़्यादा लगाएगा और कौन जीतेगा। पिछले 15 सालों से यही चल रहा है।
हम जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी रणनीति में कहीं कोई कमी नहीं है। यहाँ जन बल का और जनमत का धन बल के द्वारा अपहरण किया जाता है। जो लोग निर्दलीय थे, जिन्होंने भाजपा की टिकट नहीं ली, किसी भी कारणवश जनता ने उनको यह कहकर वोट दिया कि आपको भारतीय जनता पार्टी का जो चेयरमैन पद का प्रत्याशी होगा उसका समर्थन करना है, लेकिन वो बहाव में बह गए, उन्होंने समर्थन नहीं किया, जबकि चुनाव उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कारण जीता। तो इस प्रकार के बहुत से कारण रहे। समीक्षा का दौर चल रहा है, समीक्षा कर रहे हैं, कहीं न कहीं संघर्ष से फिर मजबूती के साथ उभरेंगे। आपकी बात से मेरे हिसाब से जनता के दिमाग में जो एक सवाल आया होगा, वो सवाल मैं जनता की तरफ से आपसे पूछना चाहूँगा कि इसका जो एक कारण आपने बताया और उसके अंदर से जो निकल कर आया है वो धनबल से टक्कर लेने की बात है। और जिस प्रकार से वहाँ धनबल का एक टिब्बा मारवाड़ी में कहते हैं एक पहाड़ दिखाई दे रहा है, तो उस पहाड़ का मुकाबला करने के लिए कहीं ना कहीं आपको जीतने की ओर अग्रसर होने के लिए उस जैसा ही उससे बड़ा कहीं ना कहीं पहाड़ इकट्ठा करके उससे मुकाबला करना पड़ेगा। क्या आज से आपका ये था? वो ये सोच रहे थे कि हमारे सामने कोई आएगा ही नहीं। 19 और 21 पिछली बार, अब 18 और 22, इसका मतलब टक्कर कांटे की। जिस प्रकार से ग्राफ गिरा है ना, फिर आगे जो होगा तो वो तो 16-24 का होगा। फिर आप कैसे मानेंगे कि आप 21 हो जाएंगे, वो 19 हो जाएंगे? ग्राफ नहीं गिरा है अनूप जी, अनिल जी। कहीं न कहीं यह जनबल के अपहरण का कुत्सित प्रयास हुआ है, जिसके कारण हमारे पास जितने भी पार्षद थे, हमने अपने सारों के मत गिराए। जो भी इधर उधर हुए उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। पिछली बार चुनाव में एक बार 20-10 भी हुआ था 2015 में, मांगी लाल जी गोयल ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और उनको पसीना आ गया चुनाव में, और इस बार भी अंत तक यही स्थिति रही। तो कहीं ना कहीं धनबल का मुकाबला तो हो रहा है, और अब जिस प्रकार से जनता समझने लगी, आक्रोशित हुई है, उससे मैं ये मानता हूं कि आगे चाहे धनबल का टिब्बा कितना ही बड़ा हो, जनबल की धारा के साथ एकदम बह जाएगा, और निश्चित रूप से कहीं न कहीं स्वच्छ राजनीति की एक नई परिभाषा गढ़ी जाएगी। क्योंकि आप बहुत शानदार प्रवक्ता भी है, और ऐसा समाधान, एक सवाल जवाब जो है उसका जनता के बीच में आपने दिया है, तो मेरे हिसाब से हमारे साफ संदेश के जो दर्शक हैं इस आपके सवाल जवाब से संतुष्ट भी होंगे। अब हमारे साथ गोपाल कौशिक मौजूद है। हम गोपाल कौशिक से भी एक इससे जुड़ा हुआ सवाल जानना चाहेंगे। गोपाल जी, क्योंकि आप अभी मूल भाजपा में जिला कार्यकारिणी में महामंत्री हैं और आप युवा मोर्चा की यहाँ बागडोर भी संभाल चुके हैं और युवा मोर्चा की तरफ से भी आप जिले में रह चुके हैं, तो मैं उससे जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि कार्यकर्ताओं की एक टीम की कहाँ इकट्ठीस आपने क्या महसूस की होगी कि इस सारे प्रकरण में कितने शानदार प्रयास थे और भाजपा की हार हुई यहाँ 18-22 से, तो क्या कार्यकर्ताओं की कहीं कमजोरी आप महसूस करते हैं, या जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो अग्रिम पंक्ति में होके जो रणनीतिकार थे प्रमुख, या फिर उनकी कहीं ना कहीं हार है, कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई, या इसके ऊपर आप अपने कोई विचार व्यक्त करें? क्या आप महसूस करते हैं इस सारे प्रकरण के ऊपर? देखो अनिल जी, ऐसा है, कार्यकर्ता अपनी जगह थे, उन्होंने अपना काम किया। उन कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी ने पूरे शहर में सभी के सहयोग से सबसे ज़्यादा पार्षद अपने जितवाए। उसके बाद में पार्षदों की बाड़ाबंदी ले लो या चेयरमैन के चुनाव की बात ले लो, उसमें क्या होता है कि सभी कार्यकर्ताओं को उसमें शामिल नहीं किया जाता। उसमें कुछ एक मौजूद रणनीतिकार होते हैं, संख्या बल ज़्यादा होगा तो अंदर की बातें बाहर निकल जाती है, कोई न कोई भावना में बहकर बोल देता है। इसीलिए कुशल रणनीतिकारों का एक जत्था तैयार किया गया, उसमें 5-6 मौजूद आदमी थे, उन्होंने रणनीति तय की। इसमें कतई को संदेह नहीं है कि हाजी जी का जो लोग एक पहाड़ बना रहे थे कि धनबल का ये, धनबल का वो, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, मांगी लाल जी ने उस पहाड़ को चुनौती दी, उसकी जड़ों को हिला के रख दिया। पूरा राज था, मौजूदा एमएलए था और धनबल की शक्ति थी, उसके बावजूद हम लड़े, अच्छा लड़े, और परिणाम भी हमारे पक्ष में ही आने वाला था। पता नहीं कहाँ खामियां रह गई, हम चूक गए, और पहले जो परिणाम आया वो 19-21 का आया।
अभी आपने बोला कि मांगीलाल जी ने उस पहाड़ को, धनरूपी पहाड़ को एक प्रकार से हिला दिया, चुनौती दी, बड़ी चुनौती दी। तो वो किस चीज़ से हिला था? क्या वो भी धनबल के ताकत से हिला था? धनबल के ताकत से नहीं, लोगों के दिमाग में एक वहम था कि हाजी जी ही सब कुछ है, हाजी जी का पैसा ही सब कुछ है। उन्होंने उस भ्रम को तोड़ा है जन सहयोग से, जन भावनाओं से और कार्यकर्ताओं की एक मजबूत टीम के साथ। उन्होंने उस पहाड़ का सामना किया और उस पहाड़ पे चढ़ाई की, उसकी जड़ों को हिला के रख दिया। धनबल वाली बात नहीं है, लेकिन ये भी तय है चुनाव लड़े जाते हैं तो पैसा लगता है। इस धनबल के प्रकरण में भादरा का भविष्य आप क्या देखते हैं आगामी चुनावों में, पालिका चुनाव में? अनिल जी, भविष्य साफ है। हकीकत ये बात है कि अगर लोग कहीं जाते हैं और कहते हैं हम भादरा से, कि भादरा वही क्या जहाँ पार्षद बिकते हैं, बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। लज्जा महसूस होती है। भविष्य गर्त में है, 10 साल से गर्त में था, आगे 5 साल और गर्त में लोग बता रहे हैं। विकास होगा कहाँ, कैसे होगा? जो जनप्रतिनिधि यहाँ चुन के सीट पे बिठाया गया है चेयरमैन की, वो ना तो वार्डों में जा सकता, ना जन भावना को समझ सकता, ना जो भादरा के मुद्दे हैं उसको उठा सकता। वो तो एक चेहरा मात्र हो गया। संघर्ष का नाम था मांगीलाल गोयल। मांगीलाल गोयल ने ठेकेदारी की है, शून्य से बड़े मुकाम तक पहुँचे हैं, खुद 2-3 बार पार्षद रहे हैं, अच्छा अनुभव है। अगर उनको मौका मिलता तो निसंदेह भादरा की प्रत्येक समस्या का हल होता और भादरा वास्तव में सोचती कि वे चेयरमैन सही बनाए, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा नहीं हुआ। मैं एक सवाल हरिप्रकाश जी से जानना चाहूँगा, क्योंकि इस सारे प्रकरण से जो सवाल बीच में निकल कर आ रहे हैं, और वही सवाल क्या है हमारे दिमाग में, मेरे हिसाब से वो जनता के भी सवाल होंगे। हरिप्रकाश जी, एक चीज़ मैं आपसे हरिप्रकाश जी जानना चाहूँगा, क्योंकि आप विभिन्न मंचों पर भाजपा के एक प्रवक्ता की भी भूमिका निभा रहे हैं, एक शानदार वक्ता भी आप हैं और एक बुद्धिजीवी तो आप हैं, इनमें कोई दो राय नहीं। ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ मैं कि मांगीलाल गोयल के नेतृत्व में एक प्रकार से चेयरमैन का चुनाव आप लोगों ने लड़ा, और ठीक है जो भी है हार हुई। क्या इससे बेटर भी कोई चेयरमैन पद का प्रत्याशी आप भाजपा के समूह में मानते हैं? अगर मानते हैं तो वो कौन सा था, और आगे भी क्या मांगीलाल गोयल के चेहरे पर ये आगे भी रणनीतियाँ जारी रहेगी, या कहीं ना कहीं जिस चीज़ के लिए मांगीलाल गोयल यहाँ पिछड़ते नजर आए हैं उसको लेकर आप आगे मांगीलाल गोयल के चेहरे पर दाव नहीं खेल पाएंगे? तो कौन सा वो चेहरा है जिसके दम पर आगे भाजपा फाइट में उतर सकती है, या वो बेटर साबित हो सकता है? मांगीलाल जी गोयल ने लगभग 2 साल पहले अपना अभियान शुरू कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने उनको हरी झंडी दे दी थी कि आपके नेतृत्व में नगर पालिका का चुनाव लड़ा जाएगा। और मुझे ये कहते हुए गर्व है और बड़ा आत्मसंतोष है कि मांगीलाल जी ने एकदम पूरी निडरता, दबंगता से और पार्टी की निष्ठा से चुनाव लड़ा। लोगों के मन में जो वहम था उस वहम को ख़त्म किया, और भादरा की जनता ने इस चीज़ को महसूस भी किया। और निश्चित रूप से भविष्य में भी मांगीलाल गोयल भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन पद के उम्मीदवार रहेंगे। दयानंद खोखेवाला का बार बार नाम आता है, और मांगीलाल जी गोयल से पहले दयानंद खोखेवाला का नाम जो है वो प्रमुखता से ही कस्बे में हमने सुना था। उनके नाम को कैसे डिफेंस कर दिया गया, और क्या भविष्य में वो उभर कर नहीं आएंगे, या इनमें भी कस्बे में जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर चर्चा है, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूँगा और उसका जवाब भी आपको देना चाहिए कि कहीं ना कहीं इस हार में, इस सारे प्रकरण में जो रणनीतियाँ बनी उनमें दयानंद खोखेवाला की भूमिकाएँ कुछ नेगेटिव रही, ऐसी चर्चाएँ हमने सुनी है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इन चर्चाओं का कोई आधार नहीं है। दयानंद जी खोखेवाला नगरीय राजनीति के और भारतीय जनता पार्टी के बड़े सम्मानित सिपाही हैं, और मांगीलाल जी गोयल को जब नेतृत्व सौंपा गया तो दयानंद जी के साथ विचार विमर्श करके ही नेतृत्व सौंपा गया है। रणनीतियाँ और वार्ड पार्षदों का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिंबल पर अन्य दलों से अधिक पार्षद जिताए, अपने समर्थक पार्षदों को जिताया। इसमें दयानंद जी खोखेवाला की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन विपक्ष ये चाहता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में अग्रिम चेहरे को लेकर, रणनीतियों को लेकर दोहराव फूट करवाई जाए, और उसी के कारण लंबे समय से ये चल रहा है। मांगीलाल जी गोयल निश्चित रूप से हमारे आगामी चुनाव में भी नगर पालिका में चेयरमैन पद के उम्मीदवार रहेंगे। सारे पार्षदों की इस बात पर सहमति है, और दयानंद जी को निश्चित रूप से उनका पूरा
सहयोग मिलेगा। चलो, आपने इस सवाल का जवाब भी दिया है और कुछ कुछ दर्शकों को समझ में भी आया होगा, और एक जो सवाल जनता के मन में इसको लेकर थे उनका हल भी शायद, समाधान शायद के रूप में मिला होगा जनता को। मैं अनूप सिंह शेखावत जी से एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये पार्टी के सिपाही भी हैं और मीटिंगों में, मंत्रणा जो मीटिंग होती है भाजपा की, उनमें ये जाते भी हैं और संभवतः इनकी राय भी काफ़ी इम्पोर्टेंसी रखती है। तो अनूप जी, एक सवाल आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि भाजपा की जिस प्रकार से गुटबंदी थी, अशोक सैनी एक अलग कैडर के रूप में भादरा में दिखाई दे रहे थे और संजीव बेनीवाल बनाम अशोक सैनी भी कुछ समय के लिए भादरा में, ये चीज़ें हमने भाजपा में देखी थी, और उसका अब वर्तमान में कहीं कोई अस्तित्व नज़र नहीं आ रहा है और सब कुछ एक झंडे के तले नज़र आ रहा है। इसका सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे और इसके पीछे क्या रणनीति, किस प्रकार से इस सारी चीज़ें जो है भाजपा के कस्बे की, भाजपा के अनुकूल हुई, इसके बारे में कुछ खुलासा करें। देखिए, इस बात की पीड़ा सबसे लंबे समय तक अगर किसी ने झेली है तो हमने झेली है, हमारे पूरे कार्यकर्ताओं ने झेली है। आम लोगों के मुंह से ये सुनने को मिलती थी कि भारतीय जनता पार्टी के 2 गुट हैं, जबकि यहाँ कोई गुट नहीं था। नहीं, गुट क्यों नहीं था? गुट तो थे। वो यहाँ 2 लोगों के आपसी मतभेद, आप उनके कार्यालय में नहीं जाते थे और वो आपके यहाँ नहीं आते थे, और पास पास में 2 कार्यालय थे, सावा बस स्टैंड पर सब लड़ाइयाँ थी। समय समय पर जब उन्होंने याद किया, हम हमेशा तैयार रहते थे। अब चूंकि जब ये बातें क्लियर हो गई, आज मैं दावा कर सकता हूँ कि सामूहिक प्रयासों से, सभी कार्यकर्ताओं का सामूहिक प्रयास हुआ, जिसकी वजह से आज भादरा में कोई गुट नाम की चीज़ नहीं है। संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी एक है। जो लोग खंड खंड बताते थे, आज उनको कह दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी अखंड है। जो भी नेतृत्व से आदेश मिलता है, हम उसकी बखूबी पालना करते हैं, और समय समय पर जैसे कोई बैठकें हैं, मीटिंगें हैं, बाहर कहीं जाना है, कोई आंदोलन है, धरना है, प्रदर्शन है, चुनाव है, कोई मैनेजमेंट है और है, हर समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता पूरी मेहनत और लगन से, ईमानदारी से अपना कार्य का निर्वाह करता है। तो हम मान सकते हैं कि अब कोई गुट नहीं है, अलग अलग कोई भी गुट नहीं है। तो पहले था, इसका मतलब भाई लोग मानते हैं पहले कोई गुट नहीं था। नहीं, तो आप अपने शब्दों में ही बोल रहे हैं ना, अब गुट नहीं है, इसका मतलब पहले तो गुट था। तो थे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये थे गुट। हम क्या कांग्रेस के झंडे के नीचे थोड़ी गए थे कभी, हम थे तो भारतीय जनता पार्टी के। ऐसे आरोप लगते हैं कि कहीं ना कहीं अशोक सैनी जो है अंत समय में अपनी टीम को इशारा करते हैं। ऐसे आरोप हमने सोशल मीडिया पर, और दबी जुबान में अनूप जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, लोग जो है विरोधी खेमे के ही सही, वो हम ये नहीं कहते कि भाजपा के लोग थे, लेकिन कुछ भाजपा के ही लोग थे, आप भी जानते हैं, हम उनका नाम भी अगर आप कहेंगे तो ले लेंगे, हमें कोई उसमें सेंस नहीं है। तो ऐसी बातों को आप जनता के दिमाग में थी, उनको कैसे संतुष्ट करेंगे, क्या जवाब देना आपने अभी कहा दबी जुबान में, जो दबी जुबान बोलते हैं ना, वो आदमी नहीं, इंसान नहीं होते, कायर होते हैं। वो नज़र से नज़रें मिला के बात करो, मेरे सामने लेकर, मैं हर चीज़ का जवाब दूंगा। दयानंद खोखेवाला ने हमेशा, हमने सुना है, और वो जहां भी जाते थे ये कहते थे अशोक सैनी भाजपा का है ही नहीं, और अशोक सैनी का उन्होंने खुलकर विरोध भी किया था। हमने काफ़ी बार उनके बयान हमारे सुल्तान केसरी अखबार में भी छापे हैं। तो क्या उस चीज़ को आप नहीं नकार सकते? नकारेंगे? कैसे नकारेंगे आप? ये चीज़ें बयान उनकी अपनी सोच है, कब क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में नहीं बोल रहे, वो कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं। अगर अशोक सैनी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है तो आज अशोक सैनी कहाँ है? नहीं, ये चीज़ तो अशोक सैनी ने अपने आप को प्रूव भी किया है, और कहीं ना कहीं उनके अच्छे कर्मों की बदौलती उनको पार्टी ने ये पद नवाजा है, इसमें तो कतई संदेह नहीं। कुशल नेतृत्व, शानदार रणनीति और अपनी ईमानदारी और मेहनत की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में मंत्री के पद पर मौजूद है अशोक सैनी। तो क्या आप ये कहना चाहेंगे कि अशोक सैनी गुट का, या अशोक सैनी का जिस किसी ने भी विरोध किया, वो जहां का जहां, या वो कहीं और नीचे चला गया और अशोक सैनी ऊपर चले गए? नहीं गया, आपके सामने है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास निंदा सिद्धि होती है, किसी की अगर अधिक निंदा की जाए वो उतना ही ऊपर जाता है।
तो आपने निंदा सिद्धि वाली बात कही है, क्योंकि मैं दर्शकों को बता दूं कि पूरे राजस्थान में धूणीगर जी महाराज ऐसे एक संत थे, ऐसे एक महाराज थे जो कि हमारे समाध भवन डेरा जो है तपोभूमि राजस्थान की थी, वहाँ के एक महंत हुए हैं। और वो दोस्तों राजस्थान में निंदा सिद्धि के लिए प्रथम महाराज थे। तो अनूप जी ने जो बात कही उससे मुझे याद आ गया। तो क्या आप उसी निंदा सिद्धि की बात कर रहे हैं, और ये इशारा क्या दयानंद खोखेवाला के ऊपर है? वो तो आप जिन्होंने आरोप लगाया उन सभी पर है, जो लोग आरोप लगाते थे उन सभी पर है। पार्टी नहीं देख रही क्या? पार्टी का प्रदेश नेतृत्व नहीं देख रहा क्या? या इससे पहले कभी नहीं देखा? उनकी कार्य कुशलता, उनकी मेहनत, लगन, धरने, प्रदर्शन, आंदोलन, संगठन को एक नई दिशा देना। भारतीय जनता पार्टी को, जब संजीव जी तो बाद में आए, पहले भारतीय जनता पार्टी को जिंदा किसने रखा था? भादरा में एकमात्र नाम था अशोक सैनी, जिसने भारतीय जनता पार्टी को भादरा में जिंदा रखा है। जिले में डंका बजता था भारतीय जनता पार्टी भादरा नगर मंडल का। क्या बात करते हो आप? प्रदेश नेतृत्व ने कभी ना कभी इस आदमी के ऐसे कार्यों को देखा जिसने सामाजिक कार्य भी किए। नहीं, जिस संगठन का डंका पूरे जिले में बजा हो, उस संगठन को एक कामरेड नेता ने 82,000 वोटों से मात दे दी, ऐसा कैसे हुआ? फिर कहीं ना कहीं उस संगठन की कमजोरियां भी रही होगी ना। 82,000 वोट लेकर यहाँ विधायक बने हैं बलवान पूनिया, तो उन्होंने इस संगठन को, आप मजबूत जो बता रहे हैं जिले में, उसको मात दी है। हम कैसे? 82,000 से थोड़ी आ रहे हैं। नहीं, आ रहे तो 82,000 से नहीं होंगे, लेकिन 82,000 पर वो पहुंचे थे। आप 59,000 ले लिए होंगे आपने। तो 65 पे थे। आपने तो 60 का आंकड़ा भी पार नहीं किया, वो समय, और वो 80 का आंकड़ा पार कर वो दिया। समय की बात है। उनके राजयोग लिखा हुआ था, बहुत मेहनत की है उसने भी। जनता ने आदेश दे दिया कि जाओ। अब विजय श्री का आदेश दे दिया, कौन रोकेगा? बताओ आप और हम रोक सकते हैं तो क्या? ये तो नेताओं वाली बात हो गई। जो जीत गया उसको जीत मुबारक है, ये तो जनता का जनादेश है। हाँ, जनादेश है, जनादेश को स्वीकार करते हैं हम। तो अपने संगठन की कमजोरी इसमें नहीं दिखाई देती आपको? नहीं, कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी रही होगी, तभी तो विरोधी खेमे ने आपको मात दी है। कोई भी कमजोरी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक व्यक्ति साथ में था, एक एक वोट साथ में था। उनकी जीत लिखी हुई थी। जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। किसी के हिस्से में जीत आएगी, मतलब आप अपने संगठन की कमजोरी नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे कमजोरी। कैसे माने कमजोरी? बताओ। जनता जनार्दन के हाथ में है। 65,000 60,000 वोट आए हैं, तो सारे के सारे कार्यकर्ताओं के थोड़ी हैं, आम जन भी तो है उसमें। तो 60,000 से संतुष्ट हो गए आप? नहीं, आप देख रहे हो राजस्थान में बदलाव की अच्छा, राजनीति। अगली बार फिर आपको जनता 60 की बजाय 65,000 दे देगी, और अगर आपके नसीब में हार लिखी हुई तो आप संतुष्ट हो जाएंगे? 65 ही क्यों दे देगी जी? नहीं, मैं एक सवाल ये कर रहा हूँ ना। आप बता रहे हो उनको 82 आ सकते, तो हमें 85 नहीं आ सकते क्या? तो आप 85 लेंगे या फिर लाख से पार जाएंगे? जितना जनता देगी, हम तो झोली फैलाकर जनता के बीच में जाएंगे। चलो दोस्तों, मैं गोपाल कौशिक से एक सवाल जानना चाहूँगा, क्योंकि बात बड़ी रोचक और मज़ेदार बात हो रही है। क्योंकि भाजपा के जो ये प्रतिनिधिगण हैं, तो हम जाहिर है भाजपा से संबंधित ही बात इनसे करेंगे। गोपाल कौशिक हमारे साथ हैं और मजबूत कार्यकर्ता है। और दोस्तों, इतने शानदार वर्क के साथ गोपाल कौशिक ने अपना नाम जो है एक कार्यकर्ताओं की सूची में जिला लेवल पर नहीं, क्योंकि अशोक सैनी स्वयं गोपाल कौशिक की तारीफ बहुत मंचों पर करते आ रहे हैं। और अशोक सैनी के दोस्तों प्रमुख जो कार्यकर्ता है वो गोपाल कौशिक माने जाते हैं। तो क्या आप संगठन की कमजोरी नहीं मानते? क्योंकि अनूप सिंह शेखावत ने तो नेताओं वाली बात कर दी, और ये तो अपने संगठन की कमजोरी नहीं मान रहे हैं। बलवान पूनिया ने जहाँ तक मात दी है भाजपा संगठन को, तो ये क्या अपने संगठन की कमजोरियाँ नहीं है? संगठन की मजबूरी कैसे? अनिल जी, आप एक बात तो, आप पत्रकारिता करते हो। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी क्षेत्र में, किसी भी चुनाव में कामरेड बलवान पुनिया से नहीं आ रहा। रही बात चुनाव की, पीछे चुनाव में ठीक है, भादरा की जनता है वो एक ही विधायक को 2 बार आशीर्वाद नहीं देती। आप पीछे देखते आ रहे हो। क्यों? संजीव बेनीवाल 2 बार विधायक बन चुके हैं लगातार। मैं बोल रहा हूँ लगातार। लालचंद डूडी यहाँ लगातार 2 बार विधायक बने हैं। ठीक है, हमने काम किया, बहुत काम किया। हो सकता है हमारी कुछ खामियां रही है, तो जनता ने हमें आशीर्वाद नहीं दिया। आशीर्वाद दिया, 60,000 वोट दिया। 60,000 वोट थोड़े नहीं होते।
73,000 वाले 11,000 रुपया के रुक गए। ये संजीव जी बेनीवाल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दमखम और जनता में विश्वास है कि हमें 60,000 वोट दिए थे और निसंदेह हम आगे बलवान पूनिया जो 82 लेके आए हैं उससे ज़्यादा वोट लेके आएंगे। आप इसी जगह हमारा इंटरव्यू लोगे और हम आपको ये बताएंगे। रही बात संगठन की, संगठन का कार्यकर्ता कभी हारता नहीं है, या तो सीखता है या जीतता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिसको जैसा काम मिलता है अपनी पूरी ईमानदारी के साथ बिना किसी लालच के काम करता है और करता रहेगा। चलो ठीक है, आपने भी एक संतोषजनक सा जवाब दिया है। हमारे इसमें काउंटर क्वेश्चन तो ज़रूर निकल रहे थे, हम बातचीत को ज़्यादा लंबा नहीं बढ़ाएंगे। हरिप्रकाश जी से एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि तकनीकी कारण भी कई बार दोस्तों हो जाती है, हम वीडियोज़ को ज़्यादा लंबा नहीं कर पाते। मेरे हिसाब से जनप्रतिनिधिगण बैठे हैं वो भी इस चीज़ को समझते हैं, तो इसको ज़्यादा लंबा न खींचते हुए मैं अंतिम सवाल आज का हरिप्रकाश जी से पूछना चाहूँगा। भाजपा की आगामी रणनीतियाँ यहाँ क्या रहेगी, क्योंकि आने वाले चुनाव जो विधानसभा के हैं उसकी तैयारियों में भाजपा दिखाई देती है और उसकी चर्चाएं भी है, हमने भाजपाओं के कई कार्यकर्ताओं के मुंह से और सुनी भी हैं। तो कैसी तैयारियां रहेगी और आपके नेता से आप संतुष्ट है क्या, जिस प्रकार की विपक्ष की भूमिका आपका नेता आप सभी कार्यकर्ताओं को लेकर निभा रहे हैं? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। हरिप्रकाश जी स्पष्ट छवि रखने वाले हैं, क्या ये प्राप्त है विपक्ष की भूमिका पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल की? हमें विपक्ष की भूमिका में और ज़्यादा मुखर होना पड़ेगा, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। और अब हम अपना पूरा फोकस विधानसभा चुनाव पर करेंगे। श्रीमान संजीव जी बेनीवाल के नेतृत्व में समस्त कार्यकर्ताओं को एकजुट करते हुए जनता के हितों को प्रमुखता से रखेंगे, सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, नगर पालिका में हर उस चीज़ का विरोध करेंगे जो विरोध जनता के हितों की उपेक्षा करता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगामी विधानसभा चुनाव में संजीव बेनीवाल जी प्रचंड मतों के साथ इस भादरा तहसील का नेतृत्व करेंगे। आप पहले गुटबाजी की ओर की बात कर रहे थे, मुझे बड़ा आत्मसंतोष है कि वर्तमान में अशोकजीत सैनी और संजीव बेनीवाल दोनों के बीच जिस प्रकार का सामंजस्य है वो सामंजस्य नया निखार लेकर के आएगा। और मैं आपको पुनः कहता हूं कि भारतीय भादरा की जनता अब भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रही है और बदलाव की हवा का रुख अभी से दिखाई देने लग गया है। संजीव बेनीवाल जी 1 लाख मतों से ऊपर प्राप्त करेंगे, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूं। तो मैं ये सवाल कमो से अंतिम ही समझे अनूप सिंह जी से भी करना चाहूँगा। हरिप्रकाश जी ने अच्छा सवाल का जवाब हमें दिया है। अनूप सिंह जी से मैं इसलिए ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि अनूप सिंह जी जो है भाजपा पैनल के वर्तमान में एक प्रमुख किरदार होने जा रहे हैं और संजीव बेनीवाल के इन दिनों बेहद नज़दीकी दोस्तों माने जाते हैं। ये अनूप सिंह जी की मुस्कान भी बता रही है। अनूप सिंह जी, इस सवाल का आप क्या जवाब देना चाहेंगे? क्या ये विपक्ष जो है वो बेहतर भूमिका में है, या हरिप्रकाश जी ने जिस प्रकार से कहा कि और मुखर होना होगा, इसके ऊपर आप अपने विचार बताएं। और इसको भी आप ध्यान रखें कि आपको आपका लक्ष्य जो है, जिस प्रकार से हमने सुना है 1 लाख हरिप्रकाश जी ने बताया था, वो किस प्रकार से आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप 65,000 से 60,000 पर आए और अब 60,000 से आप 1 लाख की बातें कर रहे हैं, तो इसके पीछे लॉजिक या रीजन तो कोई होगा ना? जन भावना, इसके पीछे का लॉजिक है जन भावना। और विपक्ष की भूमिका की जहाँ बात है, समय समय पर धरना प्रदर्शन, आंदोलन, बैठकें, कार्यकर्ताओं का पक्ष लेना, उनके अब जैसे यहाँ राजनीति चल रही है, वर्तमान विधायक है वो बैर की राजनीति कर रहे हैं, बैर विरोध निकाल रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ। कल की आपने घटना देखी होगी, कितने निर्दोष लोगों पे मुकदमे हुए। वो मुकदमे जैसी बात नहीं, वो तो पारिवारिक मामला था उनका, आपस में बैठ के भी सलटाया जा सकता था उसको। मेरा शायद इशारा आप वार्ड पार्षद हाँ का वो हुआ था उसमें। हाँ, और विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छी चल रही है, कहीं कमी है उसको सुधारेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना विपक्ष का काम होता है, उठा रहे हैं समय समय पर। इसके और भी ज़्यादा उठाने की ज़रूरत है, इसको और ज़्यादा उठाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी आपका। थैंक यू।
तो दोस्तों ये वार्ता आपने सुनी, भाजपा का प्रतिनिधिमंडल हमारे सामने है। और दोस्तों आपको अगर ऐसा लगा है कि हमने किसी सवाल को पूछने में भाजपाइयों से कहीं चूक की है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में उस सवाल का आप थोड़ा अवगत करवाइएगा, बताइएगा, ताकि नेक्स्ट भविष्य में फिर ऐसे प्रतिनिधिमंडलों से हम बात करें तो कम से कम आपकी जनता की जिज्ञासाओं वाले वो सवाल जो है हम कर पाएँ। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा, और चैनल को जिस हमारे दर्शकों ने, लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों फिर हम किसी प्रतिनिधिमंडल से भी मिलेंगे, किसी नेताओं से भी मिलेंगे, और किसी समस्याओं के मर्म पर भी हम बात करेंगे। और जल्दी हमारा स्टूडियो कंप्लीट होने जा रहा है। स्टूडियो में एक स्वस्थ बहस हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों को लेकर भी करने वाले हैं, और क्षेत्र के मुद्दों को निस्संदेह हम साफ संदेश के पटल पर उठाएंगे, और जनता के जिज्ञासाओं वाले सारे क्वेश्चन, सारे सवाल इन तमाम जनप्रतिनिधियों से, चाहे वो भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, माकपा के हो या बसपा के हो, दोस्तों सभी से पूछेंगे। और नौर भादरा राजगढ़ तारनगर क्षेत्र के हमारे सभी दर्शक और जो 14 देशों में हमें जो देखते हैं उन सभी दर्शकों का अभिवादन करते हुए मैं आज की चर्चाओं को विराम देते हुए फिर नेक्स्ट किसी अन्य प्रतिनिधिमंडल से या नेताओं से बातचीत करने के लिए, तब तक के लिए दोस्तों साफ संदेश से मुझे आप इजाजत दीजिएगा। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।